Hello, we're going to discuss history of ideas, and the course title, the subject title is freedom. The content is freedom, and freedom is divided into two segments: individualism and collectivism. And individualism, we have freedom, right, individual rights, right to liberty, right to property, right to speech, right to thought, equality, equal distribution of resources, and all human have an equal rights and equal choices. इंडिविजुअलिज्म फ्रीडम तब मिलता है जब हमारे पास ये तीनों बेसिक पिलर्स फुलफिल हो। एक तो हमारे इंसान को बुनियादी हर एक इंसान को बुनियादी राइट मिल जाए, और बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसके बाद जॉन लॉक का आर्टिकल जिसमें बेसिक इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस किया गया कि इंसान का जो जिस्म है वो उसकी प्रॉपर्टी है, और उससे वो जो लेबर प्रोड्यूस करता है वो उसकी अपनी ज़ाती एफर्ट्स की बिना पर है, तो वो उसका राइट है जिसको हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी कहते हैं। जो उसका इंडिविजुअल राइट है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करे और उसको अपनी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ वेल्थ को अक्वायर करे। इसी तरह से इंसान की जो लाइफ है, एवरी ह्यूमन हैज़ every human has a right to speak, right to deliver, right to express their opinion and thought. हर एक शख्स को बोलने का, सोचने का, कहने का एक हक है। इसी तरीके से इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए, इक्विटी एंड इक्वालिटी बोथ आर नेसेसरी टू जस्टिस, टू मेक जस्ट। एक तो मसावी सलूक हो कि सबको बराबर का सलूक किया जाए। इक्विटी ये होती है कि सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए। जैसे कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसके साथ वैसे ही हो, अगर कोई चोरी करेगा तो उसके साथ भी वैसे ही सलूक किया जाए जैसे मिस्टर बी के साथ है। इसको हम कहेंगे कि मसावी सलूक है, यकसा सलूक किया जा रहा है बराबर के साथ। तो जब जस्टिस की बात आती है तो हम इक्विटी की बात करते हैं। इस तरह से जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई ए बी सी सबको जो है वो 10-10-10 हज़ार दे दिए जाएँ, तो ये इक्वल तो हो गया, मगर ये इंसाफ नहीं होगा। हो सकता है जो मिस्टर ए है उसका पोटेंशियल मोर देन द 10,000, और मिस्टर सी जो है वो ज़्यादा डिज़र्व ना करते हों, लेकिन मैंने जब सबको इक्वल कर दिया तो मैंने गधा घोड़ा सब बराबर कर दिया। तो हमें हमें इक्वल इक्वालिटी की तरफ नहीं जाना है, हमने सब कुछ बराबर करने। ना तो ग्रेडिंग में भी कर सकते हैं हम क्या है कि भाई सबको एक जैसे ग्रेड देंगे हम 3.5, तो हो सकता है कि मोर देन 3.5 भी, और हो सकता है कोई 2.5 डिजर्व करता हो। तो ये जो मसावी सलूक इक्विटी का मतलब, और आपको समझ आ रहा है इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर से दे दिया जाए, बल्कि हु शुड गेट हाउ मच, इट डिपेंड ऑन देयर कॉम्पिटेंसी, इट डिपेंड ऑन देयर पोटेंशियल, इट डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी। ठीक है, तो इंसाफ ये होगा कि बराबर से ना दिया जाए, इंसाफ ये होगा कि उसको उसकी कदर के मुताबिक, उसकी उसकी कसब मेहनत के मुताबिक उसको मिले, फेयर इनफ। अच्छा, अब अगर हम फ्रीडम की बात करें तो ये बड़ा एक अक्षक वर्ड है कि फ्रीडम, तो इसके साथ फिर हमारे जहन में आता है कि शायद आज़ादी। तो पॉलिटिकल फ्रीडम अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक और वर्ड आता है हमारे पास, लिबर्टी। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। फ्रीडम से मुराद यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह से हम अपनी सोच को आज़ाद रखते हुए उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू स्पीक, वट एवर यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, इन वट मैनर यू विल बी एडॉप्टेड, कि आप किस तरह का एक माशरा बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हर कोई एक आज़ाद हो। ठीक है, अब फ्रीडम क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या फ्रीडम जो है वो मुमकिन है? फ्रीडम के बारे में फिर हमें एक डिबेट नज़र आती है, एक पॉजिटिव फ्रीडम भी नज़र आता है, तो हमें एक नेगेटिव फ्रीडम भी नज़र आता है कि हम फ्रीडम तो मांग रहे हैं अपने लिए,
मगर जब हम दूसरे की बात करते हैं तो हम उसका फ्रीडम छीन लेते हैं। So if you want to enjoy your freedom, you will never encroach the rights and freedom of other. हमें फ्रीडम एक्सरसाइज तो करना है मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। कि आप कहते हैं कि मेरी मर्जी मैं जो चाहे करूं, लेकिन आप कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे को आप तकलीफ पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ये मेरा फ्लैट से मेरा अपार्टमेंट है और यहाँ मैं ज़ोर से जो है वो सॉन्ग लगाऊंगा और शोर मचाऊंगा, लेकिन उसके बराबर में ही शायद कोई स्टडी कर रहा हो या कोई हार्ट पेशेंट हो, और आप कहते हैं कि मेरी मर्जी, मेरा घर है, मेरी टेरिटरी है, मेरी लाइफ है, मेरे पास फ्रीडम है, इंडिविजुअल मेरा राइट है और राइट टू डू, राइट टू प्राइवेसी, ओके फाइन। लेकिन ये ऐसा फ्रीडम आपने एक्सरसाइज किया जिससे आप किसी दूसरे के फ्रीडम को इनक्रोच कर। दूसरी एक और डिबेट है जो आगे हमें नजर आएगी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में, पॉजिटिव फ्रीडम एंड नेगेटिव फ्रीडम। एक तो की फ्रीडम है कि जो हम कुछ चाहते हैं करना, कि वी वांट टू एक्सप्रेस, वी वांट टू डू, वी हैव अ राइट टू डू समथिंग। और एक होता है कि वी हैव टू बी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि हम जब किसी कुछ गलत करने से, नाइंसाफी होने से जब रोकते हैं। एक और फ्रीडम को लेके हम डिबेट को आपके सामने रखते हैं, वो है एब्सोल्यूट फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल। यानी मुकम्मल तौर पे आज़ादी मुमकिन नहीं है, हमें गिव अप करना पड़ता है, हमें सरेंडर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रीडम को लेके हमने दो उसको डायकॉटमी बनाई, वन इज इंडिविजुअलिज्म, अनदर इज कलेक्टिविज्म। तो हम देखते हैं हमारे पास दो तरह की सोसाइटी और सोशल नेटवर्क बनते हैं। एक ऐसा माशरा हमें नज़र आता है जहाँ फ़र्द वाहिद इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यू ज़्यादा डोमिनेट होती हुई नज़र आती हैं, और जिसमें बस मैं और मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ, मेरी प्रॉपर्टी, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, और जिसमें वो अपनी अलग थलग एक सेपरेट लाइफ को इंजॉय करता है, और बस वो अपनी जो क्लोज इमीडिएट मेंबर्स होते हैं उनको, उनसे कंसर्न होती है। लीनियर फैमिली जो उसकी है, यानी हस्बैंड वाइफ हैं, उनके चाइल्ड्स हैं, फिर उनके सिबलिंग्स हैं, बस दे आर नॉट कंसिडर द कम्युनिटी, सोसाइटी और पूरा कुंबा खानदान कंसर्न नहीं। इसके अपोजिट अगर हम कलेक्टिविज्म की बात करें तो ये कम्युनिटी की बात हो रही है, सर्विस की बात हो रही है, जिसमें पूरे माशरे के बारे में फिक्र की जाती है कि कोई एक ऐसा काम ना किया जाए, एक ऐसा अमल ना किया जाए जिससे पूरे माशरे को नुकसान ना पहुँचे। तो ये जो एक क्लोज फैमिली सिस्टम और ख़ानदान का ख़ानदान एक कनेक्शन बनना, जिसमें ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग नज़र आती है। तो ये हमें यहाँ पे लॉयल्टी नज़र आती है, एक दूसरे के साथ मिलकर इज्तिमाइयत का जो एक फ़लसफ़ा है। तो हमने देखा फ्रीडम दोनों तरह से हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ वो फ्रीडम है जिसमें वो हम पूरे माशरे से हम सबसे आज़ादी मांग रहे हैं, क्योंकि जब आप एक मजमूए में, इज्तिमा में, एक सबके साथ एक फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपने कुछ राइट्स गिव अप करने पड़ते हैं। लेकिन हम तैयार ही नहीं हैं। हम कहते हैं कि ये तो मेरा राइट है और मेरा राइट कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है, और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और ईगोइस्टिक अप्रोच नज़र आएगी। लेकिन कलेक्टिविज्म अल्ट्रुइज्म नज़र आता है, यानी अखुवत की बात करता है, जिसमें भाईचारे की बात है, जिसमें कलेक्टिव की बात होती है। इंडिविजुअलिज्म को अगर हम देखें तो इंडिविजुअलिज्म एक ऐसा बिलीफ है इन विच सोशल ग्रुप और कलेक्टिव बॉडी, इंडिविजुअल इज सेंट्रल टू एनी पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे ये बताया जाता है कि सोसाइटी शुड बी मेड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। और ये क्लासिकल लिबरलिज्म की बुनियाद है, कैपिटलिज्म की बुनियाद है, और जो है जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म ये है कि इगोइस्टिक, यानी आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करें और वट एवर यू लाइक टू डू, यू विल स्टार्ट योर करियर, अ बिजनेस एंड डू योर जॉब, नेवर कंसर्न दैट कि व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट एंड व्हाट द अदर मेंबर्स वांट टू बी, और ऐसा करने से कि माशरे पे क्या इसका असर होगा। लेकिन अगर आपको फ़ायदा होता है, आपको सुकून मिलता है, अगर आपको प्लेजर मिलता है, तो वो काम जो है मोरल कंसिडर किया जाता है। तो हमने देखा इंडिविजुअलिज्म एक ऐसी माशरा, एक ऐसी सोसाइटी जो इन विच टाई बिटवीन इंडिविजुअल्स आर लूज एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर सेल्फ एंड इमीडिएट फैमिली ओनली, जैसे कि यूएस है, यूके सिस्टम है, सूडान है,
यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है, जिसमें मैं और मेरी ज़िंदगी ज़्यादा फोकस की जाती है हमें वेस्ट में। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है कि बस हमारी फैमिली, जो हमारी क्लोज फैमिली है, हम उसको बस फोकस करें, उसके जूते कपड़े, खाने, रेस्टोरेंट, होटलिंग, ये मैटर करता है। और उसके बरक्स अगर हम अपनी इनकम, प्रॉपर्टी, टाइम में से अगर किसी दूसरे के लिए शेयर करते हैं तो वो कंसिडर टू बी कि शायद हमारी लाइफ जो है वो हमारी प्राइवेसी छीन रही है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हम जो है वो नहीं जी पा रहे ठीक से। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर देयर ओन सेल्फ। बस वो अपने और अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने लोग, बस सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज और इमीडिएट फैमिली जो है वो ही उसके लिए कंसर्न है। कलेक्टिविज्म में अगर बात करें तो एक ऐसा माशरा जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ ऑनवर्ड आर पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप, और वो कहते हैं कि ये पूरे एक वो टाइप होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक कलेक्ट होते हैं, कलेक्टिवनेस हमें नज़र आती है। तो इंडिविजुअलिज्म को लेके अगर हम बात करें तो ये कैसा, इसमें फ्रीडम क्या है कि फ्रॉम बर्थ ईच पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू थिंक हिज ओन थॉट। हर एक को बुनियादी हक है कि वो क्या सोचता है, एंड कंट्रोल इज एफर्ट टू अकॉर्डिंग टू हिज थॉट, और अपनी मर्जी के मुताबिक चले। क्योंकि हमने देखा होगा कि कोई दुनिया की ना सुनो, अपने आप की सुनो, और जो है वो लोग क्या कहेंगे ये कंसिडर नहीं करो, और अपनी लाइफ को जियो। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में नज़र आते हैं कि ईच इंडिविजुअल एग्जिस्ट, परसीव, एक्सपीरियंस, थिंक एंड एक्ट इन थ्रू हिज ओन बॉडी, और हर एक को अपनी ऊपर इख्तियार है। और इसी तरह से हमें नज़र आते हैं ऐसे पर्सपेक्टिव, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट एक्सप्लोर हुए हैं वो इसी की बेसिस पर हैं कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी है, और मेरी बॉडी भी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माइंड, मेरे मैं जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारूँ। तो इंडिविजुअल जो है वो रीज़न इज़ द ओनली मोरल वैल्यू एंड देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, कि इंसान, हर एक शख्स के पास अपनी अपनी मोरल वैल्यूज़ हैं, और अगर वो अपने लिए सोच रहा है, अपनी ज़ात के लिए सोच रहा है, तो बस वो बहुत अच्छा है, वो जस्टिफाई हो गया कि भाई वो अपनी फैमिली को देख रहा है, अपने लिए देख रहा है। इंडिविजुअल्स आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू एनी सोशली इम्पोज मोरालिटी। वो कहते हैं हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया है कि हम माशरे को बदलें और माशरे को देखें, बस हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखेंगे और अपने क्लोज लोग। तो मोरल वैल्यूज़ को वो ओन नहीं करते। इस तरह से इंडिविजुअल्स प्रमोट द एक्सरसाइज ऑफ ओन गोल एंड डिज़ायर एंड सो वैल्यू इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। अब ज़्यादा से उनको उनकी जो एजुकेशन है, तरबियत है, वो इसी तरह से है कि जिसमें वो अपने गोल, अपने ड्रीम, अपने मकसद, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ना कि ये कि माशरे के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, अपने नाम के लिए, ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए, मज़हब के लिए नहीं, बल्कि फ़र्द वाहिद के लिए। अच्छा, इसी तरीके से इंडिविजुअलिज्म होल्ड अ पर्सन टेकिंग पार्ट इन सोसाइटी अटेम्प्ट टू लर्न एंड डिस्कवर व्हाट हिज और हर ओन इंटरेस्ट ऑन अ पर्सनल बेसिस। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करें, और मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम इज प्री कंडीशन ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। लेडी रेन खान कहती हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो बस सिर्फ एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन है, बेसिकली ये इंडिविजुअल फ्रीडम को परस्यू करता है। और जो इंडिविजुअलिज्म है ये यही अथॉरिटी है, यही एंड है, और इसी से मोरल कंसर्न को मेजर किया जाता है। और इंडिविजुअलिज्म सिग्निफाई द कल्ट ऑफ प्राइवेसी विच कंबाइन विद द हाईएस्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करो, ग्रो करो। अच्छा, इस तरह से इसी पे अगर हम पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो रूसो की लाइंस हैं कि भाई एवरी इंडिविजुअल इज अंडर इम्प्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट टू सबमिट हिज ओन विल टू द जनरल विल, कि हमें एज अ होल विल के आगे सबमिट करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल एक माशरा जब बनता है, सोसाइटी डेवलप होती है, तो हमें सबमिट करना पड़ता है कि किसी एक को। द स्टेट शुड टेक मेनली डिफेंसिव रोल बाय प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल टू एक्ट एज और शी विश। तो इसको कहते हैं लिबर्टी। बेसिकली एक ऐसा माशरा बनाया जाए, स्टेट की जिम्मेदारी हो, जिसमें हर एक फर्द अपनी अपनी मयार, अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। और अगर स्टेट अगर ऐसा करने से हासिल रहती है मोरल लेजिटिमेसी, इसका मतलब है कि कोई इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओबे नहीं करेंगे स्टेट को। तो स्टेट जो है वो इंश्योर कराए हर एक के राइट्स।
Law put personal happiness and the complete life of individual at the center. Individual right to live, liberty, property, pursuit of happiness, ये सब पॉलिटिकल स्लोगन रहे हैं, रेवोल्यूशन का पार्ट रहे हैं. आई कैन नॉट ब्रीथ फॉर यू और यू फॉर मी, आई मस्ट ब्रीथ फॉर माई सेल्फ एंड यू फॉर योर सेल्फ. ये सबसे बड़ा स्लोगन है, ये बड़ा पॉलिटिकल थीम है कि आई कैन नॉट ब्रीथ फॉर यू एंड यू फॉर मी, आई मस्ट ब्रीथ फॉर माई सेल्फ एंड यू फॉर योर सेल्फ. इसी तरह से अब कलेक्टिविज्म की बात करें, जो इसके बिल्कुल बरक्स है ये आइडिया, जिसमें इज्तिमाइयत, कलेक्टिविटी की बात हो रही है, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, और जिसमें एक फर्द वाहिद की कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, सब एक जैसे हैं. दरिया में कतरे की मानन गुम हो जाओ, अपने आप से बाहर निकलो और तुम हो जाओ. तो तुम क्या हो? एक कतरा हो, और ये पूरा एक दरिया, एक समंदर है, और तुम भी उसी दरिया से हो. तो इसलिए सब एक आइडेंटिटी है. It requires the individual to sacrifice himself for all the alleged good of the group. तो कामयाबी, सबको एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, यही कामयाबी है. एक फर्क हो सकता है, अगर घर के 5 अफराद हैं, उनमें से एक शख्स बहुत अमीर बिलीनियर बन जाए, काबिल बन जाए, लेकिन बाकी अगले 4 लोगों को वो इम्प्रूव नहीं कर सका, एजुकेट नहीं कर सका, और उनको तरक्की की तरफ नहीं ला सका, तो वो फेलियर कहलाएगा, क्योंकि वो एक फ़र्द तो बना सका मगर वो एक माशरा नहीं बना सका. तो कलेक्टिविज्म यही कहता है कि प्रोग्रेस कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव प्रोग्रेस होनी चाहिए. अपने साथ साथ जो है वो दूसरों को भी साथ, चाहे वो पढ़ने में हो, लिखने में हो, ट्रेन में हो, पैसे बनाने में हो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में. Collectivism holds that individual has no right, that his life and work belongs to the group. कि वो है क्या, वो एक शख्स, तुम हो क्या, तुम्हारा क्या किरदार है. तो हमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ करनी है. तो हमारी लाइफ, हमारा वर्क ये नहीं कि मैंने किया, मैंने दुनिया को बदला, मैंने ये इम्पैक्ट किया. नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने जो भी कुछ किया लोगों की मदद से किया, और ये सब एक दूसरे के साथ शेयर करके. ठीक है, कोई कहता है कि मैं काबिल, मैं बहुत बहुत बेहतरीन राइटर हूँ, तो रीडर नहीं तो राइटर कैसे बने. तुम कहते हो कि मैं बेहतरीन पोइट हूँ, अगर कोई सुनने वाला नहीं तो कैसे पोइट बनोगे. तुम कहते हो मैं बेहतरीन यूट्यूबर हूँ, अगर कोई ऑडियंस ही नहीं, तो हमेशा तुम्हारी इंडिविजुअल एफर्ट्स कुछ भी नहीं है, तुम्हें कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, तुम्हें लोगों की ज़रूरत है. जब तक तुम्हें लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो तुम्हारी कामयाबी की तो डेफिनेशन ही नहीं फुलफिल होगी. तुम कहते हो मैं बेहतरीन टीचर हूँ, लेकिन सुनने वाले कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो तुम नहीं कहलाओगे. तो इसलिए ये कलेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सोसाइटी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मॉरल कंसर्न, और जो माशरे में हमें एक मॉरल वैल्यूज़ बनानी पड़ती है जो सबके लिए हों. मैन हैज़ नो राइट एक्सेप्ट दोज विच सोसाइटी परमिट हिम टू एंजॉय. कि इंसान ठीक है अपने पर्सनल फ्रीडम को एंजॉय करे, मगर उतना जितना सोसाइटी उसको इजाज़त दे. सोसाइटी को कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. From the day of his birth until the day of his death, society allow him to enjoy certain so-called the right and deprive him of the others. ठीक है? Society desire oppress the individual, but because its own preservation and happiness are the prime consideration. सोसाइटी में जो है वो इंडिविजुअलिज्म को सप्रेस करती है, और वो हाईलाइट करती है इंडिविजुअलिस्टिक, सॉरी, कलेक्टिविस्ट अप्रोच को. ठीक है, नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉग्निटिव प्रोसेस दैट आर फंडामेंटली सोशल. ठीक है, इल्म भी क्या हो, सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ जाए, एक से दूसरे तक उसके तजर्बे से हमें सीखा जाए, मिला जाए, पता लगा जाए. लेकिन दुनिया जहाँ का इल्म हासिल कर लिया, अब आप शेयर ही नहीं कर रहे किसी से. लेकिन अब आज तो शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ डाटा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, और आप अपने ख्याल को दुनिया भर तक पहुँचाएंगे. यही एक कलेक्टिव अप्रोच है. लेकिन अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आप रखें और कहें कि ये तो मेरा इल्म है, मैं अपने ख़ास लोगों को दूंगा, या मेरे पास ही रहेगा, तो आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले गए. पॉलिटिकली कलेक्टिविज्म क्या है कि ऑपरेशन से स्कार्सिटी की बात इससे निकाला जाए, और एवरी पर्सन वुड हैव फ्री इक्वल एक्सेस टू द टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन. सबको बराबर से राइट हो, ये नहीं कि कुछ लोगों को माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर कमज़ोर को दबाए फिर रहा है, और चंद लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह जाएँ ये ताकत, पावर, किस्मत, तकदीर, फेट, सब
तो सिटीजन सेक्रीफाइस करें एक दूसरे के लिए ताकि माशरा बैलेंस रहे और बी यूनिफाइड इन सर्विस टू अ ग्रेटर गुड और ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट होना चाहिए। काम ऐसा करें जो सबके मफाद के लिए हो, पूरे माशरे को बदलने के लिए हो, ना कि सिर्फ सिर्फ अपने आप को और अपने ख़ानदान के लिए। वी मस्ट यूनाइट इन कलेक्टिव एक्शन, बिल्ड कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा माशरा इदारे बनाए जाएँ जो सोशल कंस्ट्रक्ट हो। नथिंग कैन टेक अ मैन्स फ्रीडम अवे फ्रॉम हिम एक्सेप्ट अदर मैन। एक इंसान ही दूसरे इंसान से उसकी आज़ादी छीनता है। या अगर आप कहें कि मुझे आज़ादी चाहिए तो किससे चाहिए आपको आज़ादी? लोगों से ही तो चाहिए, लोग ही आपको आज़ादी दें। तो फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम अदर। अ मैन हु प्लेस अदर above self should have no objection to being a slave. He is considered to be slave. तो ये तो हमने फ्रीडम को बात की है। अब ज़रा जाके हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूव पे, जो कि मॉडर्निज्म की थर्ड कंटेंट पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है रेशनैलिटी। अच्छा जी, रेशनैलिटी हम बात कर चुके हैं। इस पे थोड़ा सा आप लोग अपने एक इसको रिकॉल करें कि मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मैन इज़ सुपीरियर, मैन इज़ बेटर। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज माइंड। Rationality means comparison between the two. And how we compare? From our mind. Our mind has a capacity, a mind has the ability to compare our thought. तो ये जो रेशनैलिटी है इसका मतलब है रीज़न आउट करना। ठीक है, तो ये जो इंसान है इसके पास अक्ल कुल है जो कि खुदा की तरफ से है, बेस्टो ही अता करता है। वो उसको इस्तेमाल करता है, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है, क्रिटिकली इवेल्युएट करता है, सिंथेसाइज करके फिर उसको दोबारा से पेश करता है। फिर उसमें कोई फ्लॉ आता है, फिर उसको तनकीद करता है और फिर उसको फिर से आगे प्रेजेंट करता है बेटर वे में। ये जो तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार वो है जो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम कहें कि हमेशा से एक ही जैसी सोच रहे हैं, जो आज है, जो कल है, वो परसों है, तो ये एक स्टैटिक बन जाएगा। तो रैशनैलिटी जो रीज़न है वो दो तरह की पोजीशंस लिए हुए हैं। एक तो ये पोजीशन है कि जो रीज़न है वो यूनिवर्सल होती है और वो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा से एक है, कांस्टेंट है, फिक्स है, रिजिड। लेकिन उसके बरक्स दूसरा है, वो है डायलैक्टिक। जैसे कि हीगल कहता है, आइडियाज़ जो है वो थीसिस फिर एंटीथीसिस फिर सिंथेसिस। वक्त के साथ साथ ख्यालात बदलते जाते हैं और हर थ्योरीज इवॉल्व होती चली जाती है। तो ये हमारे पास डिबेट है, एक तरफ स्टैटिक, दूसरी तरफ डायलैक्टिक। एक तरफ जो है हम बात कर रहे हैं कि एक ही आंसर है, स्टैटिक है, यूनिवर्सल है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इवोल्यूशन है, डायलैक्टिक है, और उसको सोच समझ के बदला जा सकता है, रैशनैलिटी। देखिए, स्टैटिक का मतलब ये है कि नॉट मूविंग और चेंजिंग ना, जो चीज़ जैसी है वो वहीं के वहीं ठहरी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कई साल तक वही ख़यालात रहे हैं, वही मोरल वैल्यूज़ रहे हैं और जो है शेयर्ड वैल्यूज़। स्टैटिस्टिक्स के मायने यही होते हैं कि जो बदलाव ना आए, चेंज ना हो, जो मूव ना हो और जो एक जैसा रहे। तो सोसाइटी के बारे में यही है कि स्टेबल हो और जनरल कंसेंसस पे हो, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं और जो रीज़न्स हैं, हमारी अक्ल है, वो उसमें एक ठहराव सा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेशनैलिटी को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। रेशनैलिटी मीन्स द रीज़न, एक्सेप्टेंस ऑफ रीज़न एंड कंसिडर रीज़न इज़ ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज। और आपने देखा है कि जो मॉडर्निटी है जिसमें हम कहते हैं कि इंसान एनलाइटेंड है, रोशन ख़याल है, तो उसको क्यों कहते हैं एनलाइटेंड? क्योंकि जो उसकी थिंकिंग है, उसका माइंड है, वो बेस करता है रीज़न के ऊपर और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि रीज़न इज़ द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू टू इवैल्यूएट द जज, to judge the actions. It means a commitment to the principle that all of the values, goal, desire, action must be validated by the process of thought. जो thinking है, thought है, mind है, reason है, this one is a primary, ये primary है। और वो बिलीव रखते हैं कि जो हम वन रीज़न टू बिलीव है, वन एक्शन विद वन रीज़न फॉर एक्शन, और हमें उसको रीज़न आउट करना है हम अक्ल की बेसिस के ऊपर। तो अक्ल को अहमियत ज़्यादा है रेशनैलिटी में, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रीज़न।
और जो हमारे एक्शंस हैं उसको रीजंस के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स में भी रीजंस डोमिनेट करनी चाहिए। इट मीन्स एक्सेप्टिंग ओनली दैट विच यू हैव रीजंस टू बिलीव। और रीजंस की एक खूबी है कि उसमें एक डायलेक्टिक प्रोसेस होता है। डायलेक्टिक से कहते हैं जिदलियात का अमल, यानी एक बदलाव आता है। हर चीज़ को लेके ख्याल है, सोच है, फिर उसमें बहुत से फ्लॉ भी होते हैं। इंसानी अक्ल है, और एक ख्याल, एक अच्छे आइडिया को उसको तराशा जाता है, उसको और खूबसूरत बनाया जाता है। तो उसके अपोजिट भी हमें एक आइडिया नज़र आता है, और जब दोनों आइडियाज़ एक दूसरे से टकराते हैं तो एक नया वजूद आता है, एक नया ख्याल वजूद में आता है, और इस तरह से तसलसल जारी और सारी रहता है। तो इसको हम कहते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस। यानी एक तरफ अगर हम कहें थीसिस है तो दूसरी तरफ एंटाइथीसिस, और जब ये दोनों अमल मिलते हैं तो सिंथेसिस का अमल होता है। और ये एक डायलेक्टिक प्रोसेस जो है वो गोज ऑन रहता है। सोसाइटी एक फ्लक्स में जी रही है, और हमें माशरे में भी ऐसा ही है। 100 साल, 500 साल, 1000 साल वो आइडियाज़ का एक टकराव होता है, और फिर वही आइडियाज़ टकरा कर एक माशरे के अंदर जो है वो हमें नज़र आते हैं। So people in the institution continuously renegotiate relationship roles and bound. ये हम इसको process philosophy भी कहते हैं, which is based on the premises that the being is dynamic. ये जो being है, हस्ती है, ज़ात है, वो एक dynamic है। उसमें चाहे इंसानी ज़ात हो, खुदा की ज़ात हो, या जो हमारी एक रियल बीइंग है, फिलोसफिकल मेटाफिजिकल डिबेट, उसमें डायनेमिक है। तो प्रोसेस फिलोसफी कहती है कि हर चीज़ एक कंटेनम में है, एक कंटेनम मोमेंटम में फ्लो है। यानी हर चीज़, हर ज़माना, हर शय, हर लम्हे में वो शय नहीं रहती जो उससे कबल थी। एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज नॉट दैट थिंग विच वॉज अर्ली बिफोर। तो रियलिटी कंटिन्यूस है, गोइंग नेचर है। एंड सेंस ऑफ बीइंग जो है वो क्या है, सब बिकमिंग। तो मैं एक हमेशा बनने के अमल में हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायलेक्टिक है, इसको हम इस तरह से देखते हैं। ये हीगल का आइडिया था कि थीसिस एंटाइथीसिस, तो फिर हमारे पास सिंथेसिस होता है, एक नया आइडियाज आता है, और फिर यही प्रोसेस दोबारा आगे कंटिन्यू रहता है। उस थीसिस में से फिर सिंथेसाइज करते हैं, और फिर सिंथेसाइज करने के बाद अगेन थीसिस और एंटाइथीसिस। ये जो डायलेक्टिक मेथड है ये आज के ज़माने में रिसर्च वर्क में यूज़ होता है। जो डिसएग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होते हैं उनके दरमियान एक रेजोल्यूशन बनता है। और ये बड़ा पुराना मेथड है, सोक्रेटिक डायलॉग से निकला। ये जो डायलेक्टिक मेथड है ये सुकरात का एक तरीके का आता है, जिसको हम सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। और इसकी जो ओरिजिनेशन है वो सोक्रेटिक डायलॉग्स के साथ है। फिर बाद में लेटर ऑन जब हम देखते हैं कि वो जो प्लेटो है अपनी राइटिंग्स में यही तर्ज तहरीर रखता है कि वो डायलॉग्स करता है। और आज भी देखो जो मुकालमा निगारी है, राइटिंग्स है, तो आज के ज़माने के कंटेम्प्रेरी लिटरेचर राइटर भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि दो अपोजिट आर्गूमेंट सामने रख देते हैं, और जो तीसरा आर्गूमेंट है उसको सिंथेसाइज करने के लिए वो हमें रीडर के आंखों पे छोड़ देते हैं। तो ये जो हीगल का आइडिया है हिस्ट्री को लेके, रियलिटी को लेके, वो यही है कि थीसिस, एंटाइथीसिस और फिर सिंथेसिस। एक बीइंग है तो एक तरफ नथिंग है, और इन दोनों के दरमियान फिर बिकमिंग है। यही एक डायलॉक्टिक प्रोसेस है। हीगल कहता है यही कि हीगल राइट अ थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, हीगल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन हाउ हीगल कुड हैव रिटन इट। तो ये जो हीगल हिस्ट्री और इस तरह से ये रोटेट होती चली जाती है। So that's all in about that session. We will be meeting the next session inshallah. I hope you will be better understand.